हेलो एवरीवन। ओके, सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन जो अपना रहा है वो हीमेटोलॉजी के अंदर अपने ब्लड के बारे में एक शॉर्ट वीडियो पे समझा था। आज का जो क्लास है वो बेसिकली डिपेंड करेगा अपना दैट इज़ व्हाट दी ब्लड इंडेसेस। ठीक है, ब्लड इंडेसेस क्या है, नाम में भी आप लोगों ने कईयों ने सुन रखा हो या फिर कईयों के लिए पहली बार किसी ने सुना हो। ठीक है, तो ब्लड इंडेसेस क्या है, तो इसके अंदर जो आज का क्लास है ना उसमें अपन पढ़ेंगे पीसीवी क्या होता है, MCV क्या होता है, MCH क्या होता है और MCHC क्या होता है ना। और अपन साथ साथ में बोल सकते हैं और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दैट इज़ कलर इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, कलर इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो 5 चीज़ें हैं है ना, यही अपना ब्लड इंडेसेस को क्या करता है, बनाए हुए है। ठीक है, तो आपको अब क्लियरली कब समझ में आई क्या होगा कि ब्लड इंडेसेस का मतलब होता है PCV, MCV, MCH और MCHC और कलर इंडेक्स। ओके, सो एक एक करके शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, चलिए। सो आप बेसिकली आप जानते ही होंगे कि अपनी बॉडी का जो ब्लड है ना, वो अपने आप एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो मैं पॉइंट्स लिखती चली जाऊंगी और आप भी साथ साथ में अपनी नोटबुक में लेके बैठे और नोटबुक में ये नोट्स उतार लें, क्योंकि गारंटी के साथ में ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, नाउ कम टू द ब्लड। ब्लड क्या है, तो ब्लड अपने आप में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड अपने आप में क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब लिक्विड नेचर है और कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को जोड़े रखने का काम करता है। जोड़े रखने का मतलब कि मैम ब्लड जो है ना, अगर हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते, ना ही गैसेस मिलती। तो इसमें भी अपने आप में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे अपन क्या समझे कि जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। पहला क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन करते हैं आगे। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक पेशेंट का ब्लड आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लिया। उस टेस्ट ट्यूब में जब आपने ब्लड लिया तो आपने देखा कि 100 ml आपने जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो इस टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड ले लिया, तो ब्लड में जो बाहरी चीज़ें हैं वो तो क्या हो गई, ब्लड में सेटल डाउन हो गई। लेकिन जो पतली चीज़ें हैं, पतली का मतलब अपन बोल सकते हैं जो बिल्कुल लिक्विड है, जिसमें और सॉलिड्स नहीं है, कोई भारी चीज़ें नहीं है, ठीक है, वो कहाँ है, ऊपर की तरफ तैर ही रही है। तो यहाँ पर अपन क्या समझ गए कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में क्या होती हैं, हैवियर होती हैं, तो ये सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन जो ब्लड में लिक्विड पार्ट है दैट इज़ व्हाट दी प्लाज्मा। ठीक है, ये पूरा लिक्विड ही है ना। ये ब्लड में क्या करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, तैरता रहता है और ये सारी चीज़ें अपनी ब्लड वेसल्स में मज़े से मिक्स होके क्या करती है, घूम के फ्लो करती है। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का अगर 100 ml ब्लड लिया जाता है तो उसमें याद रखिएगा RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तो है डियर स्टूडेंट 45%, लेकिन जो प्लाज्मा है ये कितना है, ये है 55%। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में अपन चले जाते हैं, है ना। ये तो अपन ने क्वेश्चन समझ ही लिए कि प्लाज्मा इतना है और RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये हैं, इनको अपन और दूसरी भाषा में ब्लड कॉर्प्यूसल्स भी बोलते हैं। ब्लड कॉर्प्यूसल्स भी इनको कहा जाता है और प्लाज्मा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, RBC की। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने ले लिया, नंबर 1 पॉइंट दैट इज़ RBC। RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स और ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जो RBC है वो नेचर के नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अब आप कहेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड कैसे, तो याद रखिएगा इनिशियली जब ये बनते हैं इनिशियली तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन आफ्टर ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। और इनका नॉन न्यूक्लिएटेड होना ही इनको बाई कॉन्केव शेप देता है। ठीक है, इनका नॉन न्यूक्लिएटेड होना ही इनको कौन सी शेप देता है, बाई कॉन्केव शेप देता है। और बाई कॉन्केव शेप कैसी होगी रेड ब्लड सेल की, कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार। ठीक है, ये अपना बन गया दैट इज़ RBC। ओके,
तो इस प्रकार कुछ होगी, दैट इज आरबीसी। ये आरबीसी का अपन एक रफली शेप बना लिया। चलो सो अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का शेप नॉन न्यूक्लिएटेड किसके माध्यम से रहेगा, बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन स्टेजेस। वो क्या स्टेजेस हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब समझिएगा एक एक चीज़ को कि अगर किसी एक आरबीसी को बनना है ना, तो सबसे पहले तो वो न्यूक्लिएटेड होगा। तो क्या होगा, जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो आरबीसी की संरचना में मदद करता है, ठीक है। बाय दी हेल्प ऑफ, ये कन्वर्ट कर देता है, ये बनाता है मतलब बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को। जो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है ये बनाता है दैट इज पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट को। ये अपन सिंपल समझ रहे हैं, है ना। और जो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट है ये बनाएगा दैट इज ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट को, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बेसोफिलिक बना, बेसोफिलिक से पॉलीक्रोमैटिक बना, और पॉलीक्रोमैटिक से ऑर्थोक्रोमिक बन गया, ठीक है। इसके बाद में जो बनता है वो बनता है दैट इज रेटिक्यूलोसाइट, और रेटिक्यूलोसाइट से जाके बनता है रेड, दैट इज वी कैन से दैट मैच्योर सेल, रेड मैच्योर सेल, ठीक है। और ये जो रेड मैच्योर सेल है ना, ये अपना कहलाएगा एज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, ये कहलाएगा अपना नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। ये अपना एक बेसिक जानकारी हो गई रिगार्डिंग आरबीसी। अब यहाँ पर सुनिएगा नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आरबीसी की, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दी, अब जब अपन समझेंगे वो अपन समझेंगे दैट इज़ नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, कि एक व्यक्ति में आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू आखिर है कितना, ठीक है। एक व्यक्ति में आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है, ओके। सो इसका जो नॉर्मल रेंज है आरबीसी के होने की वो है डियर स्टूडेंट 3.5 से 6.5 मिलियन पर mm³, ठीक है। ये तो एक पूरी रेंज हो गई। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोला कि मेल में इतना कि फीमेल में इतना, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, दैट इज़ व्हाट दी, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो नॉर्मल वैल्यू है किसकी, आरबीसी की, उसकी रेंज क्या है 3.5 से दैट इज़ व्हाट दी 6.5 मिलियन पर mm³ है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेल में कितना है, तो याद रखिएगा मेल में ये जो आरबीसी है वो 4.5 से 6.5 मिलियन पर mm³ देखने को मिलता है, ठीक है, मेल में। और रही बात फीमेल की, तो फीमेल में देखने को मिलता है 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm³। तो इन दोनों को कंबाइनली, इन दोनों की वैल्यू को कंबाइनली मैंने इस रेंज में ले ली, ठीक है। अब इस रेंज से एक एवरेज डेटा मैंने निकाला, वो मैंने ये निकाला जो आपको किताबों में मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट दी कि मैम यहाँ पर जो ये फीमेल है ना, इसका मैम 3.5 से 4.5 भी आ रहा है, और 4.5 से 5.5 भी आ रहा है, और मेल में मैम 4.5 से 5.5 भी आ रहा है, और 5.5 से मैम 6.5 भी आ रहा है। तो कॉमन क्या हो गया 4.5। तो एक एवरेज मैंने क्या निकाला, दैट इज 4.5 से 5.5 मिलियन प्लस पर क्यूबिक mm। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इजंट इट क्लियर? तो ये अपने रेड ब्लड सेल का नॉर्मल वैल्यू देख लिया, ठीक है। जो अपने ब्लड कॉर्प्यूसल का क्या है भाई, पार्ट है, दिस वन, ठीक है, दिस वन। नाउ जब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नंबर 2, अभी अपन ने ब्लड इंडेक्सेस को टच भी नहीं किया, क्योंकि अभी ब्लड इंडेक्सेस को समझने के लिए, पीसीवी को समझने के लिए, एमसीवी को समझने के लिए, एमसीएच को समझने के लिए, एमसीएचसी को समझने के लिए, कलर इंडेक्स को समझने के लिए बेसिक ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने किसकी बात कर ली, दैट इज़ व्हाट दी रेड ब्लड सेल की बात कर ली है।
नाउ जो अपन दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे नंबर 2, दैट इज़ व्हाट दी अपनी बॉडी में ब्लड कॉर्प्यूसल्स में एक और सेल होता है जिसका नाम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट है ना, वाइट ब्लड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो वाइट ब्लड सेल हैं अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं WBC, ये भी 2 तरीके के होते हैं, है ना। अपन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे लेकिन हाँ ठीक है थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। एक तो होते हैं दैट इज़ ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो 2 तरीके के WBC होते हैं, ठीक है। अब अगर एक सिंपल सी बात करें ना कि हाँ भाई WBC WBC बनाने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको एक सिंपल सी मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि अपनी बॉडी के अंदर ना बोन्स होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार से क्या होती है, बोन्स। इन बोन्स का कुछ पार्ट होता है, कुछ भाग होते हैं इनके, कैसे कैसे भाग होते हैं डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो बोन्स का अपनी बॉडी में क्या है, दैट इज़ व्हाट दी पार्ट्स हैं। जैसे मैंने आपके सामने से डिफ्रेंशिएट करा है कुछ, अभी मैं इसको लेबलिंग करके आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो अपनी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, बोन्स के कुछ पार्ट हैं, और बेसिकली जो अगर मैं बोलूँ जो एरिथ्रोपोइसिस करता है ना डियर, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, या फिर वी कैन से दैट हीमेटोपोइसिस जो करता है वो करता है अपनी लॉन्ग बोन्स तो कर रही हैं, डेफिनेटली बोन्स तो कर रही हैं, लेकिन बोन्स में कर कौन रहा है, दैट इज़ व्हाट दी मैम लॉन्ग बोन्स करती हैं, ठीक है। कौन करता है, लॉन्ग बोन करती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या समझेंगे कि हाँ डेफिनेटली बोन्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है बोन का, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है एपीफाइसिस पार्ट, और ये वाला हड्डी के बॉडी के मिडलाइन के पास में होगा, तो इसको अपन ऑल्सो नोन एज बोल सकते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है, प्रॉक्सिमल और एपीफाइसिस। ये वाला जो पार्ट है ये दूर है थोड़ा सा, ठीक है, ये मिडलाइन से दूर होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं डिस्टल पार्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एपीफाइसिस। तो हड्डी में एपीफाइसिस तो कितने हो गए, 2 हो गए। और जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज डाईफाइसिस कहलाता है ये, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये, इसमें थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, दैट इज़ व्हाट कि बिलो वी कैन से दैट बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम की उम्र में ये वाला पार्ट कहलाता है ग्रोथ प्लेट। क्या कहलाता है ये, ग्रोथ प्लेट कहलाता है, और इसको ही ऑल्सो नोन एज एपीफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं, एपीफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं। लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद में ये ग्रोथ प्लेट कन्वर्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से, तो इसको मेटाफाइजिस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ये अपनी बॉडी के लिए ना दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग आवर हाइट, लेकिन जब ये हाइट अपनी बंद हो जाएगी तो ये पूरी कन्वर्ट हो जाती है मेटाफाइजिस के अंदर। तो दिस इज़ एपीफाइजिस, दिस इज़ मेटाफाइजिस, दिस इज़ डाईफाइजिस, दिस इज़ अगेन मेटाफाइजिस, एंड दिस इज़ व्हाट दी एपीफाइजिस, ठीक है। हड्डी के बिल्कुल बाहर वाली लेयर इज़ नोन एज पेरिओस्टियम, ठीक है। और इसकी खुद की ब्लड वेसल्स होती है जो हेवर्सिन कैनाल से जाती है ना। ये जो हार्ड पार्ट है, जो बिल्कुल हार्ड हड्डी होती है, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट कॉम्पैक्ट बोन। कौन सी बोन, कॉम्पैक्ट बोन। और जो स्पंजी बोन होती है अंदर इस तरीके से, इसके अंदर एपीफाइसिस, दोनों एपीफाइसिस के अंदर क्या होंगी, स्पंजी बोन होती है, इस प्रकार से स्पंजी बोन होती है। और इस स्पंजी बोन के अंदर ही तो सारी कहानी छुपी हुई है अपनी। वो कैसे छुपी हुई है अभी अपन बात करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो स्पंजी बोन है, ठीक है, यही तो है मेन इस, क्योंकि स्पंजी बोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो अपनी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, बनाती है। कैसे बनाती है, लेट डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन हीमेटोपोइसिस करती है, ठीक है, जिसके अंदर जो एपीफाइसिस है उसके अंदर एक हड्डी प्रेजेंट है, वी कैन से दैट एक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज़ स्पंजी बोन, ठीक है, स्पंजी बोन। और ये स्पंजी बोन ही हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हीमेटोपोइसिस के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस स्पंजी बोन के अंदर ध्यान रखना वी कैन से दैट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
कौन से सेल्स प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स जो हैं इसके अंदर मिलते हैं, और उन स्टेम सेल्स का नाम है नोन एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स उनको कहते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं अपन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी उनको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं या फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, याद रखें ये बनाता है दैट इज़ दो तरीके के सेल। ठीक है, दो तरीके के सेल बनाता है ये। एक तो बनाता है दैट इज़ लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, एक तो बनाएगा ये लिम्फोइड सेल्स और एक बनाएगा ये नॉन लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, नॉन लिम्फोइड सेल्स, और नॉन लिम्फोइड सेल्स को ऑल्सो नोन एज माइलॉइड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स बोलेंगे, माइलॉइड सेल्स बोलेंगे। क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं, इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करना है कि जो लिम्फोइड सेल है ना मैम, ये बनाएगा लिम्फोसाइट्स को, इसलिए इनको लिम्फोइड सेल्स बोल रहे हैं। ये लिम्फोइड सेल्स को नहीं बनाएंगे, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन लिम्फोइड बोल रहे हैं। जब ये लिम्फोसाइट्स को बना रहा है तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस, तो याद रखिएगा दैट इज बी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही साथ में टी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ में ये NK सेल, नेचुरल किलर सेल भी ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन नॉन लिम्फोसाइट या फिर ऑल्सो नोन एज दैट इज माइलॉइड सेल, जो माइलॉइड सेल का नाम यहाँ पर मैं ले रही हूँ। ठीक है, माइलॉइड सेल ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मैम ये प्रोड्यूस करेगा अपना RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है, उसकी जो स्पंजी बोन है, वो हिमेटोपोइसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। RBC नॉर्मल इतना होता है, और जो WBC है, ठीक है, जो WBC है नंबर टू जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी बॉडी में नॉर्मल होते हैं 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक mm। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर अपन बात करें क्या, जो प्लेटिलेट्स है मैम हमारी बॉडी में, वो प्रेजेंट है 1,50,000 टू 4,50,000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, या फिर 1.5 टू 4.5 लाख पर mm क्यूब, एक ही बात है, और लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल डेटा होता है। नाउ अब यहाँ से अपना शुरू होगा ब्लड इंडेक्सेस, और उसमें अपन सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे PCV। ठीक है, नाउ रेडी फॉर दैट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा क्लास रखा। साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स में जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको शेयर भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ब्लड इंडेक्सेस का सबसे पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ PCV। PCV की जो फुल फॉर्म है वो है दैट इज़ पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, PCV की जो फुल फॉर्म है वो है पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो PCV को ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, पैक्ड। PCV इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। And remember that it is also known as because most of the students are confused regarding this कि hematocrit वैल्यू किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा PCV also known as hematocrit वैल्यू, PCV को ही hematocrit वैल्यू भी कहा जाता है। तो एक तो अपन ये समझ लिए हैं कि PCV की फुल फॉर्म पैक्ड सेल वॉल्यूम है, और अपन ये भी समझ लिए हैं कि PCV को ही हेमाटोक्रिट वैल्यू भी कहा जाता है। नाउ अब शुरू होती है इसकी कहानी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने बना रही हूँ कि इसका जो डेटा होगा, PCV का जो डेटा होता है डियर स्टूडेंट, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, हमेशा दर्शाया जाएगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये है क्या वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मैम PCV का मतलब है कि हमने जो भी समझा था ना कि एक व्यक्ति की अगर मैंने ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रखा
और टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड कॉर्प्यूसल्स होते हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन मैम जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है, बिल्कुल उसका वेट कम होता है, तो वो ऊपर की तरफ क्या करता है, तैरता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब इसमें क्या है पीसीवी, तो याद रखिएगा ये कि जो ब्लड कॉर्प्यूसल्स में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और साथ साथ में मैम हमने पढ़ा था दैट इज़ व्हाट द प्लेटलेट्स। हमें इस आरबीसी का परसेंटेज ढूंढना है इसमें, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पीसीवी बोलेंगे। इजंट इट क्लियर, सिंपल सी बात है। तो हमेशा याद रखेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम को परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इसी को ही हिमेटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं। ये वो वैल्यू है जिसमें अपन आरबीसी का परसेंटेज देखते हैं कि ब्लड कॉर्पस्कल्स में कितना प्रतिशत आरबीसी है, कितना प्रतिशत आरबीसी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी दूंगी जिससे आप अपने नोट्स भी बना लें। तो क्या समझे हैं अपन ये समझे हैं कि पीसीवी इज द प्रपोर्शन ऑफ ब्लड occupied by RBCs, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जो किस में एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस्ड किया जाएगा। ओके, नाउ कम टू दिस कि इट इज़ द वॉल्यूम, कि मैम ये अपने आप में वह वॉल्यूम है ना, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का वो वॉल्यूम है जो क्या होता है, जो पैक्ड हो जाता है, कहाँ पे, पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द हेमेटोक्रिट ट्यूब, कि जो ट्यूब हमने ली है, ठीक है, उस ट्यूब के बॉटम में ये क्या हो जाता है, पैक्ड हो जाता है, और उसको अपन एज अ परसेंटेज के अंदर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू को, है ना, एक तो पीसीवी एक हेमेटोक्रिट हो गया, इसी वैल्यू को ऑल्सो नोन एज ईवीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट यू मीन बाय ईवीएफ, तो याद रखिएगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। अब का मेथड क्या है, व्हाट इज़ अ मेथड, आखिर ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम पीसीवी को क्या करें, ढूंढ सकें, पीसीवी का हम एग्जैक्ट डेटा बता सके, हम ये बता सके कि हाँ भाई इतना % ऐसे ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो याद रखें जो ब्लड है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, मिक्स्ड किया जाता है ना। देखो ज़रूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक एक बार में पूरा कंप्लीट हो, अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना, इनकम्प्लीट नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो क्या समझे, मेथड क्या है पीसीवी को फाइंड आउट करने का, तो वो ये है कि जो ब्लड है सबसे पहले तो उसको मिक्स्ड किया जाता है किसी एंटीकोगुलेंट से, दैट इज़ EDTA ले लेते हैं या तो यूज़ में, या फिर यूज़ में ले लेंगे हिपैरिन। ठीक है, या फिर यूज़ में ले लेते हैं हिपैरिन। ओके, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय EDTA, तो दैट इज़ व्हाट द एथिलीन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये फुल फॉर्म है, ये एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना, तो मेथड क्या है कि ब्लड को मिक्स्ड किया जाता है EDTA से और हिपैरिन से, एंड इसको साथ ही साथ में इसको क्या कर देते हैं, इसके बाद में फिल्ड कर देंगे इन हेमेटोक्रिट ट्यूब। ठीक है, ये कैसी ट्यूब होती है इसको मैं आपको दिखाऊंगी, हेमेटोक्रिट ट्यूब में इसको फिल्ड कर देंगे, या फिर साथ ही साथ में मैं बोल सकती हूँ जो विंट्रॉप ट्यूब होती है उसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं। अब ये जो कंटेंट है ना, ये गवर्नमेंट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आखिर कौन सी ट्यूब यूज़ में लेते हैं। ये अगर आप सेमेस्टर का अभी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ब्लड इज मिक्सड विथ EDTA, हिपैरिन एंड फिल्ड इन हेमेटोक्रिट और विंट्रॉप ट्यूब। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ट्यूब है ना, ये 110 mm तो लॉन्ग होती है एंड 3 mm इसमें बोर होता है, और इसको फिल्ड किया जाता है अप टू 100 मार्क, जहाँ पर 100 मार्क होगा ना वहाँ पे इसको क्या कर देंगे, फिल्ड कर देंगे। उसके बाद में होता है क्या, होगा ये कि जो द ट्यूब विद द ब्लड
जो ट्यूब है वो ब्लड के साथ में सेंट्रीफ्यूज्ड की जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि इसका अपन रिवॉल्यूशन करवाएंगे एट द स्पीड ऑफ 3000 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, 3000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, 3000 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट के हिसाब से इसको घुमाते हैं फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, तब जाके ये पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूज्ड होती है। और उसके बाद में ऑटो एनालाइज़र जो है इसकी रिज़ल्ट को शो करता है, ठीक है। ऑटो एनालाइज़र जो है वो क्या करेगा, शो करता है रिज़ल्ट को, ठीक है। और जब रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या करेगा, परसेंटेज दर्शाएगा, ठीक है, परसेंटेज दर्शाएगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट शो होगा तो वो क्या दर्शाएगा, परसेंटेज दर्शाएगा। और परसेंटेज जो निकलेगा ना वो ऐसा निकलेगा इसमें कि नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है पीसीवी की वो होती है मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। तो मेल में है पीसीवी की नॉर्मल वैल्यू 40 से 45% और फीमेल में है अपना 38 से 42%, ठीक है। यहाँ तक अपन समझ लिए, है ना। ये अपना अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो अब देखिए ऐसी कौन कौन सी मतलब चीज़ें हैं जिसमें ये पैक्ड सेल वॉल्यूम मदद करता है। व्हाट आर द इन व्हाट सिचुएशन पीसीवी हेल्प्स इन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीवी का वैल्यू रिकॉर्ड्स में होता है, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता कि यार ये क्या है ना। तो पीसीवी क्या करता है, जब अपन को ये क्या कर रहा है, परसेंटेज बता रहा है। परसेंटेज किसकी, आरबीसी के होने की परसेंटेज बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कम होगा तो ये मदद करेगा डायग्नोस करने में और एक्शन लेने में, ठीक है। किसका, एनीमिया का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, है ना। और डिफरेंट तरीके के एनीमियाज होते हैं, तो उनमें ये क्या करता है, मदद करता है। अभी अपन इन्हीं से समझेंगे, देखिएगा आगे MCH MCV, इनसे अपन समझेंगे कि हाँ भाई मेगैलोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सब अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये मदद करता है, पीसीवी हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। दूसरी बात, अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी में तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया हो सकता है या हो रहा है। और साथ ही साथ में अगर किसी की बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं होगा तो उसमें भी ये मदद करेगा कि हाँ भाई पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से जो पीसीवी का वैल्यू है, आरबीसी का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिहाइड्रेशन में क्यों बढ़ रहा है ये। तो सुनो, ये मानो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में 55% मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और 45% क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में अपन ले लिया, वो ले लिया अपन ने कि हाँ भाई एक पर्सन के 100 ml में ब्लड कॉर्प्यूसल्स 45% होंगे और 55% तो प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो सिचुएशन अपनी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, मान के चलो ये एक पर्सन है, ठीक है, और इसका नाम अपन रख देते हैं, इसका नाम मान के चलिए इसका नाम है मोहन, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मोहन की बॉडी के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन कौन करेगा, मोहन की बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन कौन करेगा। तो मैम आप सिंपल सी बात है मैम, आप ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, फ्लूइड करेगा। और अगर फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो मोहन की बॉडी में प्लाज्मा भी कम होगा, और प्लाज्मा अगर कम होगा, फिर अगर इन दोनों में रेशो देखें तो मैम ब्लड कॉर्प्यूसल्स बढ़ेंगे, और ब्लड कॉर्प्यूसल्स बढ़े हुए दिखेंगे तो पीसीवी की वैल्यू भी मैम बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। सिंपल, आ गया समझ में, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट दी पीसीवी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही ऐसे कैसे सेम, ये 4th पॉइंट में यहाँ पे ले रही हूँ कि मैम ये मदद भी करता है पीसीवी का वैल्यू कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या नहीं करें पेशेंट में,
ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें भी ये क्या करता है, मदद करता है पेशेंट में वेदर ट्रांसफ्यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें तो ये मदद कर रहा है। अब अपन साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर पीसीवी जो है ना वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बढ़ता है। तो सबसे पहला सिचुएशन मैं ले रही हूँ नंबर 1 कि पॉलीसाइथीमिया की सिचुएशन में क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा नंबर 2 पॉइंट, ये डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में बढ़ता है, अभी अपन ने डिस्कस किया ही है, ठीक है। और किस सिचुएशन में बढ़ता है, ये डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में ये बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर 3 है ना, डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें पीसीवी क्या होता है, डिक्रीज भी होता है। अब वो कौन सी सिचुएशन है, बॉडी की डिमांड ज़्यादा, आरबीसी का कम, सिंपल बात है, पीसीवी कम आएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में बॉडी की डिमांड ज़्यादा है, एक बॉडी में ही दो बॉडी की डिमांड चल रही है, खुद की मदर की खुद की और उसके बच्चे की भी। तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, पीसीवी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, एनीमिया किसी को हुआ, उसमें भी पीसीवी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर किसी के अंदर क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, बेमतलब ब्लीडिंग हो गई, एक्सीडेंटली हो गई या किसी और कारणवश हो गई, उसमें भी पीसीवी क्या हो जाएगा, डिक्रीज आएगा। तो सबसे पहला अपना कंप्लीट हो गया पीसीवी। नाउ नंबर 2 जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ एमसीवी। नंबर 2 अपन जो ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं दैट इज एमसीवी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीवी, ठीक है। तो एमसीवी की फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीवी। एमसीवी है क्या, तो भाई ये जो एमसीवी है ना, ये अपनी बॉडी में आरबीसी के सेल के साइज को दर्शाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पीसीवी था वो तो क्या कर रहा था, आरबीसी के परसेंटेज को दर्शा रहा था। पीसीवी तो क्या कर रहा था, ये शो करवा रहा था प्रपोर्शन ऑफ, दैट इज व्हाट दी प्रपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। लेकिन एमसीवी जो है ये किसको दर्शाएगा, रेड ब्लड सेल के साइज को दर्शाएगा। तो होगा क्या, इसके पॉइंट्स अपन लिखते चलेंगे जिससे आपको नोट्स भी प्रॉपर मिलते रहे। दैट इज़ व्हाट एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर जो वॉल्यूम है वो अपने आप में इज़ दी एवरेज, वो अपने आप एक एवरेज वॉल्यूम है। एमसीवी इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल आरबीसी। एक सिंगल आरबीसी ने कितना वॉल्यूम घेरा हुआ है उसको दर्शाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड, और साथ ही साथ में इसका जो अमाउंट है, ठीक है, वो दर्शाया जाता है क्यूबिक माइक्रॉन्स में। किस में, क्यूबिक माइक्रॉन्स में, दैट इज CU.U, ठीक है, क्यूबिक माइक्रॉन्स में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल जो वैल्यू है एमसीवी की वो होती है 78 से 90 क्यूबिक माइक्रॉन, ठीक है, 78 से 90 क्यूबिक माइक्रॉन। ये आरबीसी के सेल के साइज को दर्शाएगा। तो इसका जो एवरेज है डियर वो है 90 क्यूबिक माइक्रॉन। अगर किसी पेशेंट में रेड ब्लड सेल के साइज 90 क्यूबिक माइक्रॉन आता है, ठीक है, 90 क्यूबिक माइक्रॉन क्या होता है, रेड ब्लड सेल का साइज आता है, तो मैम उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइट, ठीक है, उसको डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइट। लेकिन अगर किसी में 78 क्यूबिक माइक्रॉन से सेल साइज कम आएगा तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोसाइट। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए जिसमें 90 क्यूबिक माइक्रॉन से ज़्यादा सेल का साइज आ रहा है तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट, ठीक है, सिंपल है। एक नॉर्मो हो गया, एक माइक्रो हो गया और एक मैक्रो हो गया, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू हम समझ लिए, है ना। अब देखिए, नॉर्मली एक चीज़ आपने सुनी होगी कि बॉडी में अलग अलग प्रकार का विटामिन्स होता है, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स होते हैं बॉडी में। एक जैसे आपने सुना होगा, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल। जो वाटर सॉल्यूबल हैं उसमें हमारे मैम आ जाते हैं विटामिन बी
जिनकी सबसे ज़्यादा कमी होती है और ये बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको मैम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और मैम एक आता है हमारी बॉडी में विटामिन सी, बाकी ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल है। इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से मोस्ट ऑफ दी जो विटामिन B12 है, B12 विटामिन जो है ये मैम रिस्पॉन्सिबल रहता है, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल के नॉर्मल साइज के लिए। तो ये रेड ब्लड सेल को नॉर्मोसाइट बना के रखता है। लेकिन अगर इस विटामिन B12 की क्या हो जाए, कमी हो जाए अपनी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, मैक्रोसाइट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, मैक्रोसाइट कर देगा। तो विटामिन B12 की कमी होने की वजह से दो तरीके के एनीमिया जो हैं देखने को अक्सर मिलते हैं, और विटामिन B9 भी इम्पोर्टेंट है जिसमें से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या है मैं बताने वाली हूँ ये अब। दैट इज़ व्हाट विटामिन, विटामिन, अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। और ये दोनों के दोनों एनीमिया मैक्रोसाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके। एक एनीमिया होता है जो आयरन की कमी की वजह से होता है, उसको बोलते हैं मैम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये जो एनीमिया होता है ये माइक्रोसाइटिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है ये, माइक्रोसाइटिक नेचर का होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट MCV। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपनी गाड़ी की तरफ, दैट इज MCH। अब आ जाओ MCH। तो अभी तक अपन इतना सारा कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं, ये कंटेंट गोल्डन है, आपके टॉपिक्स को क्लियर कराएगा। MCV हो गया, नाउ अपन पढ़ रहे हैं MCH, उसके बाद MCHC अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। सो अब इधर आ जाए, नेक्स्ट क्या है अपना MCH। तो MCH क्या है मैम, MCH की फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। जो MCH है, ठीक है, वो अपने आप में MCH इज द क्वांटिटी और amount of hemoglobin present in 1 RBC। कि जो MCH है वो अपने आप में एक ऐसा डेटा है जो क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को दर्शाता है कि एक RBC ने कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी हीमोग्लोबिन का कैरी किया हुआ है। नॉर्मली एक RBC ने 1 RBC कैरी 30 पिकोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू क्या हो गई, नॉर्मल वैल्यू बराबर टू 30 पिकोग्राम और 27 to 32 पिकोग्राम। दैट्स इट, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा MCH। ठीक है, नाउ कम टू MCHC। कम टू MCHC, दोनों में फ़र्क क्या है कि MCHC की फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो MCH के बाद में MCHC है, ये अपने आप में ये क्या है, ये अलग क्यों है MCH से, क्योंकि वो अमाउंट और क्वांटिटी दर्शा रहा था। लेकिन MCHC जो है, MCHC इज़ दी कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन दर्शाता है किसके, HB के, किसके अंदर, 1 RBC के अंदर। और इसका डेटा भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू वो है डियर स्टूडेंट दैट इज़ व्हाट द 30 to 35%। लेकिन एक एवरेज लोगों में निकला है 30%। ठीक है, तो उसका नॉर्मल वैल्यू क्या हो गया, दैट इज़ व्हाट 30 to 35% MCH।
ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन को दर्शाता है। कंसंट्रेशन दर्शाएगा तो कंसंट्रेशन का डेटा किस में आएगा, परसेंटेज के अंदर आएगा। अगर ये किसी व्यक्ति में 30% से कम आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक, उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति में 35% से ज़्यादा आता है तो उसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक कि भाई इसने तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन किया हुआ है, इसलिए क्रोमिक यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया, दैट इज़ व्हाट दी MCHC। नाउ नंबर 5 पे आ जाओ, कलर इंडेक्सेस भी बोल सकते हैं बट कलर इंडेक्स ही सही है। कलर इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो कलर इंडेक्स क्या है, एक अपने आप में रेशो है बिटवीन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड, कि कितना परसेंट RBC प्रेजेंट है ब्लड में और कितना परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। ये अपना क्या होता है, दैट इज व्हाट दी अपना होता है कलर इंडेक्स। तो इसका मैं डेफिनेशन आपके सामने ही लिखूंगी, आप इसको समझना। ठीक है, तो क्या होता है, दैट इज व्हाट कलर इंडेक्स is the ratio between the percentage of hemoglobin and the percentage of RBC in the blood। क्या समझे कि कलर इंडेक्स एक ऐसा रेशो है जो क्या करता है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन के, है ना, जो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है कलर इंडेक्स का जो नॉर्मल वैल्यू है डियर स्टूडेंट, वो है 1.0 या 0.8 to 1.2। एक नॉर्मल वैल्यू निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि रेशो है ना, इसीलिए ये रेशो है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज कंप्लीट योर ब्लड इंडेक्सेस। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा कुछ कंसेप्ट। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर करके क्लास को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।